अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। लेकिन नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरे दूसरे चैनल रोशनी लाइट इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग मेरा एक तरह से बैकअप चैनल समझ लीजिए कि जैसा कि आप में से अक्सर व्यूअर्स जानते हैं कि मेरे दो चैनल्स यूट्यूब गज़ा पर बात करने की वजह से डीमोनेटाइज कर चुकी है और कुरुलुश और हान पर वीडियोस बनाने की वजह से ATV की तरफ से मुझे अक्सर कॉपीराइट स्ट्राइक की परेशानी का ही सामना रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता खत्म ना हो। स्क्रीन में ऊपर आप लोगों को लिंक नजर आ रहा होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को विजिट करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे उस चैनल के न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से पेश की शुक्रिया। इसके बाद आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुरुलुश और हान के हवाले से कुछ नई न्यूज दूंगी, जिनमें से पहले न्यूज तो ये है कि मर्थ यासचीओग्लू को एक बार फिर से तुर्की में बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दे दिया गया है और इस अवार्ड का नाम स्पानिश यूनिवर्सिटी अवार्ड है। और ये अवार्ड मिलने के बाद मर्थ यासचीओग्लू को पिछले 2 साल में मिलने वाले अवार्ड्स की तादाद 30 हो चुकी है। और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मर्थ यासचीओग्लू को अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट सीरीज में अशरफ रोया सीरीज बाजी ले गई। इस ड्रामे के हवाले से दूसरी खबर ये है कि ADBA TV के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तुर्की में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिन मर्द अदाकारों को डिस्कस किया गया, इनमें मर्थ यासचीओग्लू पहले नंबर पर है। लेकिन अब इसके बाद मैं यहाँ आप लोगों को एक बड़े मजे की खबर देना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि महमद बोजदैग आजकल कुरुलुश और हान सीरीज के अमले में से काफी लोगों को निकाल रहे हैं। तो यहाँ अहम बात यह है कि महमद बोजदैग ने कुरुलुश और हान के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसका नाम उमुद साइगिन है, जब उसे निकाला तो उसने इंस्टाग्राम पर कुरुलुश उस्मान की अपनी साबका यादों के हवाले से जब एक पोस्ट लगाई तो उस पोस्ट के नीचे ब्रॉक ओज़विथ ने इस इमोजी का कमेंट किया है। आप लोग अंदाजा लगाइए कि ब्रॉक ओज़विथ का इस कमेंट से क्या मतलब हो सकता है। और अब आते हैं कुरुलुश और हान की किस्त नंबर 10 के पहले ट्रेलर की तरफ। तो नाजरीन इकराम, ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि उस्मान बे का किरदार इस सीरीज से जाने वाला है। लेकिन उस्मान बे के किरदार के जाने से दिल की वो कैफियत नहीं जो ब्रॉक ओज़विथ अगर इस सीरीज में उस्मान बे होते तो तब उनके जाने से होती। लेकिन फिर भी आने वाली किस्त में हम एक ऐसे सरदार को अलविदा कहने जा रहे हैं जो अपने ख्वाब की खातिर जिया, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लड़ा और ऐसा खला छोड़कर गया जिसे कोई भी पूरा ना कर सका। उस्मान बे सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि सब्र और कुर्बानी की अलामत थे और उनके जाने से इस कहानी का एक हिस्सा टूट गया है, जुदा हो गया है। लेकिन उनका नाम आज भी तारीख के औराक में जगमगा रहा है, जिसे लोग पढ़ते रहेंगे। और अब जबकि ये सीरीज 2 हफ्तों की छुट्टी पर है तो यहाँ महमद बोजदैग के पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि या तो वो किसी ऐसी जंग की शूटिंग करें जो इंतहाई खौफनाक हो, क्योंकि अब महमद बोजदैग के पास मौका है कि वो ये जंग दिखा सके। आप लोगों को याद होगा कि पिछली किस्त में ओरहान और हेक्टर आमने सामने हैं और दूसरी तरफ ओरहान बे ने अपने जंगजू छुपा रखे हैं। तो तवक्को है कि इनकी कोई बड़ी जंग दिखा दी जाए। लेकिन अगर इनकी बड़ी जंग ना दिखाई गई तो बुरसा पर ही कोई ठीक ठाक बड़ा हमला कर दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, यहाँ हेक्टर के साथ बड़ी जंग ना होने का चांस इसलिए है क्योंकि कुछ व्यूअर्स का एतराज है कि आखिरी सीन में ओरहान बे क्या सिर्फ उन चंद सिपाहियों के साथ हेक्टर और उसकी फौज को रोकेंगे जिन्हें हमने तब देखा। तो पहले तो इस बारे में जान लें कि हमें इस सीरीज के शुरू में ही बता दिया गया था कि ओरहान बे की आर्मी थोड़ी सी है और उसे भी तकसीम कर दिया गया था। कुछ आल्प्स कबीले की सरहदों की हिफाजत के लिए थे, कुछ मुहासरे के लिए और कुछ ओरहान बे के साथ मिलकर लड़ने के लिए। इसी वजह से ओरहान बे ने लड़ने के बजाय बुरसा के मुहासरे को ही तरजीह दी थी क्योंकि उनकी तादाद कम थी। और बुरसा की फतह के बाद जब कारा खलील और अलाउद्दीन ने जदीद उस्मानी फौज की बुनियाद रखी तो उसमें आम लोगों के अलावा बाज़ंतीनी यतीम लड़के तक शामिल हो सकते थे ताकि फौज की तादाद में इजाफा हो। और अगली आने वाली किस्त में हम एक जबरदस्त जंग के बजाय एक जबरदस्त लड़ाई शायद देख सकेंगे, क्योंकि ये तो हमें बताया जा चुका है कि कारा खलील और ओरहान के प्लान के मुताबिक नाइट टेम्पलर्स को वादी में तमाम डायरेक्शन से घेर लिया जाएगा और जो तंग दर्रे हैं इन्हें रस्सों से ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर तमाम तरफ से हमला होगा और शायद इस दौरान आग के गोले भी दुश्मनों पर गिराए जाएं। लेकिन बस ये ना हो कि इस सीन के दौरान इसे कट करके हमें फातिमा और फ्लेवियस का कोई 8 मिनट का सीन दिखाना शुरू कर दिया जाए। और इस 2 हफ्तों के वक्फे में महमद बोजदैग के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा किस्तों की शूटिंग कर लें ताकि उनके पास किस्तों का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद हो और उन्हें किस्तों के मामले में परेशानी का सामना न करना पड़े।
तो आप लोगों के नज़दीक वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल में दूसरा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्तों के वक्फे के बाद किस्त नंबर 10 बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स लाएगी और मोहम्मद बोजदैक ने जिस हिसाब से कुरुलुश और हान की टीम में से लोग निकाले हैं तो इनका एक अच्छा असर इस ड्रामे पर पड़ेगा। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या वो नई टीम जो मोहम्मद बोजदैक इन लोगों को निकाले जाने के बाद हायर करेंगे, वो इस 2 हफ्तों के थोड़े से वक्फे में कुरुलुश और हान की थीम, सिनेरियो और माहौल को समझकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेगी। वैसे भी हम कुरुलुश और हान को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इन 10 किस्तों में हमने काफी तारीखी वाकयात देखे हैं। शुरू में जब सीजन का आगाज हुआ तो ओरहान बे एक आर्मी कमांडर थे, फिर कबीले का कंट्रोल उन्हें दे दिया गया और वो उस्मान बे की जगह तख्त नशीन हुए। इसके बाद हमें उस्मान बे की आखिरी वसीयत बताई गई और अब उस्मान बे की मौत दिखाई जाएगी और हम उस अजीम वाक़े के इंतजार में हैं जिसने उस्मानी रियासत का रुख बदल दिया था और वो बुरसा की फतह थी। तो ऐसा नहीं कि सीरीज में तारीख बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मसला यही है कि रोमांस को बहुत ज़्यादा जगह दी गई है और प्रोडक्शन कंपनी की कंजूसी की वजह से कोई बड़ी जंग नहीं दिखाई जाती, तारीखी किरदारों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और उन्हें कोई अलग सिनेरियोस नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो अब्दुर्रहमान और डेफनी के उस जंगल के सीन जैसे। और मोहम्मद बोजदैक अमले को निकालने के साथ साथ अगर राइटिंग और स्क्रिप्ट पर तवज्जो दें तो बेहतरी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मामले में बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया गया है और ये तभी मुमकिन हुआ जब मोहम्मद बोजदैक की तरफ से स्क्रिप्ट पर चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। उस वक्त ही राइटर्स को फ्री हैंड मिल गया कि वो जो चाहे लिखे। मिसाल के तौर पर दिरिल एर्तुगरुल में जब भी हलीमा घोड़े पर सवार होती या उतरती थी तो एर्तुगरुल अपने आदमियों और हलीमा के दरमियान खड़ा हो जाता था और एर्तुगरुल के आल्प्स भी चंद कदम पीछे हट जाते ताकि हलीमा को स्पेस मिल सके। ये मुसलमान औरत और उस दौर के मर्दों की हकीकी तस्वीर थी। लेकिन यहाँ इस सीरीज में ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि राइटर्स पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ चलते हैं या फिर उन फैंस के मुताबिक लिखते हैं जो पोल्स करके रोमांटिक कपल्स का मुकाबला करवाते हैं। और जब भी कुरुलुश उस्मान या कुरुलुश और हान किसी ब्रेक पर जाते तो मेरी पहली चॉइस दिरिल एर्तुगरुल ही होती है। और मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि यही मोहम्मद बोजदैक थे जिन्होंने दिरिल एर्तुगरुल बनाई थी और उसके बाद उन्होंने हमें कुरुलुश उस्मान के बेहतरीन पहले 3 सीजन्स दिए। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर उनकी इस सीरीज में से दिलचस्पी खत्म हो गई थी और अगर बुराक ओज़विद इस सीरीज को छोड़कर ना जाते तो शायद उस्मान बे वाली सीरीज 20 साल भी चलती रहती। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।